हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे चर्चा कर रहे थे और आज आपके सामने ले गए लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 में हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए आपके लिए एक प्रॉब्लम है। चलिए प्लीज पॉज योर वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए देखिए अब हम करते हैं। हो गया होगा। सवाल क्या है, टू चार्जेस Q एंड -3Q। दो चार्ज आपके पास, एक चार्ज आपके पास Q है और दूसरा चार्ज क्या आपके पास -3Q आर प्लेस फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सिस। उन्हें एक्स एक्सिस पे रखा गया है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया उनको? d। फाइंड द लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। सबसे पहली बात, ये न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? देखिए उन पॉइंट्स को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं जहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी हो आपकी? जीरो। जहां कहीं भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अपने न्यूट्रल पॉइंट्स, है ना। अब देखिए अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रॉब्लम है ना कूलम्ब्स लॉ में की थी। क्या थी वो प्रॉब्लम? मैंने चार्ज माने थे Q एंड 4Q, है ना। उनके बीच में सेपरेशन कितना था आपका? R। तीसरे चार्ज को कहां पे रखेगी? वो किस में रहे? आपका इक्विलिब्रियम। तो हमने देखा था यहां कहीं रखना पड़ेगा तीसरे चार्ज को, तभी सिस्टम किस में आएगा? आपका इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पे तीसरे चार्ज को रखोगे तो इस पे नेट फोर्स जीरो, फोर्स जीरो तो फील्ड भी क्या होगा आपका? जीरो। वो एक अलग बात थी। याद देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है, Q एंड -3Q आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस। तो मैंने क्या माना, सपोज यहां पे मान लीजिए सपोज आपका चार्ज रखा है Q और यहां पे चार्ज रखा आपका -3Q। दोनों के बीच में सेपरेशन कितना आपका? D, है ना। अब मैं थोड़ा सोच के देख रहा हूं, है ना। मैंने मान लिया सपोज यहां कहीं आपका न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है। सपोज एट दिस लोकेशन आपका क्या आ रहा है? न्यूट्रल पॉइंट। तो देखेंगे क्या होगा अगर मैंने यहां पे कंसीडर किया। देखिए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड कहां होता है आपका? अवे। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? ड्यू टू Q। अच्छा नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है? टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये इधर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किसके कारण? -3Q। क्या ये कभी भी जीरो हो सकते हैं क्या? नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे। सेम डायरेक्शन में आ रहे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे आपके? ऐड। यानी कि एक बात मेरे को बहुत क्लियर है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो मेरे को बीच में न्यूट्रल पॉइंट मिलने वाला नहीं है। मेरे को न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा बाहर की तरफ, या तो इधर मिलेगा या फिर इधर, है ना। अब आपको ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि किधर की तरफ मिलेगा, है ना। आप किधर मान लो, अगर आपने गलत माना होगा तो आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, है ना। अब देखिए मैंने क्या मान लिया, मेरे को मालूम नहीं था, मैंने यहां पे ये क्या मान लिया? मेरा न्यूट्रल पॉइंट, जिसका यहां से डिस्टेंस कितना हो गया भाई आपका? R। कितना डिस्टेंस हो गया आपका? R। चलिए भाई देखते हैं। अब यहाँ पे दो फील्ड इंटेंसिटी आएगी, एक Q के कारण आएगी और एक -3Q के कारण। Q पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी Q के कारण। अच्छा -3Q नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी किसके कारण? -3Q। और अगर नेट फील्ड इंटेंसिटी जीरो चाहिए तो जितनी वैल्यू इसकी उतनी ही वैल्यू इसकी होनी चाहिए। तो देखिए पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया था। सबसे पहले हमने क्या बनाई? डायरेक्शन। अब E जीरो होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए आपका? सेम, है ना। चलिए भाई मैग्नीट्यूड को इक्वेट कीजिए। इसका कितना होगा? K Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। Q से डिस्टेंस कितना आपका? D प्लस R। तो ये आ जाएगा आपका D प्लस R का स्क्वायर इज इक्वल टू K। ये चार्ज कितना आपका? 3Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है भाई आपका? R। तो आ गया आपका R स्क्वायर। चलिए भाई सोल्व कीजिए। K ने K को मारा, इस Q ने Q को मारा, R स्क्वायर को ऊपर ले जाइए तो क्या आएगा भाई आपका? R स्क्वायर बाई R प्लस डी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 3। अच्छा दोनों तो स्क्वायर रूट लीजिए, तो R बाय R प्लस डी कितना आ गया आपका? √3। चलिए सोल्व कीजिए, इसको इधर ले जाइए। R बराबर √3R प्लस √3D। यहां से सोल्व करेंगे तो R कितना आ रहा है आपका? √3D 1 - √3। देखिए ऑब्वियसली क्वांटिटी आपकी नेगेटिव आई है ना। देखिए √3 होता है 1.7, 1 - 1.7 डेट से नेगेटिव क्वांटिटी, यानी R क्या है? आपकी नेगेटिव क्वांटिटी। हुआ क्या? आपने गलत मान लिया, आपने इधर माना R पर नेगेटिव आया, इसका मतलब इधर नहीं है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट कहां लाई कर रहा है आपका? इधर की तरफ। तो हम आंसर में कितना लिखेंगे? R इज इक्वल टू
√3d बाय √3 - 1, क्योंकि सेपरेशन हमेशा हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। हाँ, इसकी लोकेशन कहाँ आएगी आपकी, टू द लेफ्ट ऑफ द क्यू, कहाँ आएगी आपकी, टू लेफ्ट ऑफ क्यू। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होते या दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज होते तो आपका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा, सदैव बीच में कहीं। और अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो जो आपका न्यूट्रल पॉइंट है वो बाहर की तरफ आएगा। और कौन से चार्ज के ज्यादा पास में होगा, जिसकी वैल्यू क्या आपकी स्मॉल, क्या है, जिसकी वैल्यू स्मॉल। मतलब देखिए Q और 3Q, इनमें से स्मॉल वैल्यू किसकी है, Q, तो किधर की तरफ लाई करेगा ये, टुवर्ड्स द Q। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। Pause your video and then note this down। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। किस फॉर्म में हम पढ़ेंगे, इन द वेक्टर फॉर्म। चलिए देखिए भाई, सपोज मान लीजिए क्या गिवन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मान लीजिए जेड एक्सिस है ना। एक चार्ज तो मान लीजिए आपका ये है, यहां पे रखा है, ये कोई चार्ज नहीं है। चलो मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहां पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इसको मैंने क्या माना, आर नोड वेक्टर। और जहां मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वहां मेरे को टेस्ट चार्ज एज्यूम करना होता है। कितना टेस्ट चार्ज एज्यूम किया मैंने, क्यू नोट। अब कुछ और चार्जेस आपके रखे हुए थे, है ना, क्यू नोट। कुछ और चार्जेस रखे हुए थे, मान लीजिए एक चार्ज आपका यहां था, तो ये चार्ज मान लीजिए सपोज R1 वेक्टर पे, जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी Q1। अच्छा, एक चार्ज मान लीजिए आपका यहां रखा हुआ था, तो ये चार्ज कहां पे आपका R2 वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी है भैया आपकी Q2। इस प्रकार से बहुत सारे चार्जेस रखे हुए थे। मैंने क्या माना कि n चार्जेस है, Q1 Q2 से लेके कहां तक, Qn तक, जो कि रिस्पेक्टिवली कहां रखे हैं, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, अप टू Rn वेक्टर। अब देखिए होगा क्या एक्चुअल में, यहां पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मैं फोर्स निकालूंगा। और अगर मैंने फोर्स निकाल लिया, उसके बाद मैं टेस्ट चार्ज से डिवाइड करूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए हम पहले भी सीख चुके हैं कि अगर हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं, फोर्स किस पे निकालना चाह रहे हैं हम, एफ नोड, क्यू नोड पे, तो किसके बराबर होगा भाई, एफ नोड 1, मतलब जो क्यू नोड पे लगाया किसने, Q1 ने, प्लस एफ नोड 2, मतलब जो क्यू नोड पे लगाया किसने, Q2 ने। और अप टू कहां तक जाना आपको, एफ नोड एन, जो क्यू नोड पे लगाया किसने, Qn। देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में हम इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या फॉर्मूला था, K क्यू नोड Q1 बाय आर नोड माइनस R1 का क्यूब इंटू में आर नोड माइनस R1, है ना। सिमिलरली एफ नोड को हम क्या लिख सकते हैं, K क्यू नोड Q2 अपॉन आर नोड माइनस R2 का क्यूब इंटू में आर नोड माइनस R2, अप टू आप nth टर्म तक लिख सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम कीजिए, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी भाई, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो क्यू नोट से डिवाइड कीजिए, देखिए तो क्यू नोट से डिवाइड करेंगे तो इधर क्यू नोट कैंसिल, इधर भी क्यू नोट कैंसिल, एंड सो ऑन। तो ये कितना आ जाएगा, K Q1 आर नोड माइनस R1 अपॉन आर नोड माइनस R1 का क्यूब, प्लस सेकेंड टर्म क्या आएगी आपकी, K Q2 आर नोड माइनस R2 अपॉन आर नोड माइनस R2 का क्यूब, प्लस nth टर्म भी कहूं तो मैं लिख सकता हूं, क्या आएगी, K Qn आर नोड माइनस Rn अपॉन आर नोड माइनस Rn का क्यूब। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको मल्टीपल चार्जेस गिवन हो इन द वेक्टर फॉर्म। सिंपली क्या, सबसे पहले हमने कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल किया, कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करके हमने फोर्स निकाल लिया टेस्ट चार्ज पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया गया, आपका फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वैल्यूज पुट की तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ रही है डियर स्टूडेंट्स, K Q1 आर नोड माइनस R1 बाय आर नोड माइनस R1 का क्यूब, प्लस K Q2 आर नोड माइनस R2 बाय आर नोड माइनस R2 का क्यूब। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। चलिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर लेते हैं।
पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड कीजिए एंड देन प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए, हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस Q1 तो कितना आपका √10 माइक्रोकूलम एंड Q2 कितना है भैया आपका -25 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कहां रखे, x इज इक्वल टू 1 मीटर एंड x इज इक्वल टू 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। किस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको, y इक्वल टू 3 ऑन द y एक्सिस। चलिए, प्रॉब्लम क्या कहती है, देखिए मान लीजिए ये अपना x एक्सिस है और ये मान लीजिए क्या आपका y एक्सिस। तो आपके दो चार्ज रखे हैं, जो Q1 चार्ज है वो तो x इज इक्वल टू 1 पे रखा है, मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या मान सकता हूं मैं 1,0। और जो आपका Q2 चार्ज है वो कहां पे रखा है भैया आपका, डेट इज x इज इक्वल टू 4, तो कोऑर्डिनेट्स क्या मान सकते हैं 4,0। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है y एक्सिस पे एक पॉइंट है y इज इक्वल टू 3 पे, मतलब 0,3 पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एट दिस पॉइंट वी हैव टू इवेलुएट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, जब हमने पिछला डेरिवेशन किया तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था उस पॉइंट को क्या मान लेते थे, आर नोड। Q1 की लोकेशन क्या हो गई आपकी R1 और Q2 की लोकेशन क्या हो गई आपकी R2। चलिए, सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। तो आर नोड वेक्टर कितना हो गया भाई, जहां पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है 0i कैप प्लस 3j कैप, मतलब केवल क्या लिख सकता हूं मैं इसको 3j कैप। चलिए भाई, R1 वेक्टर, R1 तो Q1 की लोकेशन होगी, Q1 की लोकेशन तो 1 है यानी कि i कैप। अच्छा, R2 वेक्टर क्या होगा भाई, इसकी लोकेशन 4 है तो ये क्या हो गया आपका सिंपली 4i कैप, है ना। अब देखिए, अब हमें सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस में क्या पढ़ा हमने कि पहले के कारण कितनी आएगी k Q1 बाय आर नोड माइनस R1 का क्यूब इंटू में आर नोड माइनस R1 प्लस दूसरे के कारण कितनी आएगी आपकी k Q2 बाय आर नोड माइनस R2 का क्यूब इंटू में आर नोड माइनस R2। अब देखिए, इसको सोल्व करते हैं कैसे। सबसे पहले तो k तो मैंने कॉमन ले लिया, Q1 की वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले आर नोड माइनस R1। आर नोड में से R1 घटाओगे तो डियर स्टूडेंट्स आर नोड माइनस R1 कितना आएगा आपका 3j कैप माइनस i कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड का क्यूब। देखिए, लिसन केयरफुली, अगर हमने देखा कि आर नोड माइनस R1, भाई आर नोड माइनस R1 कितना आ रहा है हमारे पास, डेट इज 3j कैप माइनस i कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो सीधा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स आपका अंडर रूट 10, है ना। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 10 का क्यूब प्लस Q2। सिमिलरली आर नोड माइनस R2 कितना है भैया आपका 3j कैप माइनस 4i कैप, और इसका मैग्नीट्यूड देखो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना आ गया 5, तो ये कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका 5 का क्यूब। चलिए, पुट द वैल्यूज, तो क्या हो जाएगा देखिए 9 इंटू में 10⁻⁹ k हो गया, कुछ नहीं दिया तो वैक्यूम। Q1 कितना है अंडर रूट 10 माइक्रोकूलम, तो अंडर रूट 10 और माइक्रोकूलम को कूलम में करेंगे तो 10⁻⁻6 इंटू में क्या है भैया आपका 3j कैप माइनस i कैप रूट 10 का क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 10 का स्क्वायर तो 10 हो गया और एक और पावर बची तो 10 इंटू में रूट 10। अच्छा, जब भी हम वेक्टर फॉर्म इस्तेमाल करते हैं चार्ज की वैल्यू लिखते हैं साइन के साथ, तो Q2 है -25 माइक्रोकूलम, तो -25, और माइक्रोकूलम के लिए कितना है आपका 10⁻⁻6। अच्छा, 5 का क्यूब कितना हो गया भाई आपका 125, और ये क्या बचा आपका 3j कैप माइनस 4i कैप। तो देखिए कितना आ गया, सोल्व करना पड़ेगा। 10⁻⁻6 सबसे बाहर लिया, 10⁻9 है तो कितना बचा 9 इंटू में 10⁻3। उसके बाद देखिए ये रूट 10 से ये रूट 10 क्या हो गया कैंसिल, तो इधर कितना बचा 3j कैप माइनस i कैप बाय 10 माइनस ये तो बाहर जा चुका है, ये 5 पे गया तो कितना बचा 3j कैप माइनस 4i कैप डिवाइडेड बाय 5। चलिए एलसीएम ले लीजिए, 10 एलसीएम आएगा तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 9 इंटू में 10⁻2, तो ये बच जाएगा आपका 3j कैप माइनस i कैप माइनस 6j कैप प्लस
8 आई कैप, है ना। तो 9 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 जे कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 3 जे कैप मतलब माइनस 27 जे कैप, और 8 आई कैप माइनस आई कैप प्लस 7 आई कैप डेट इज द 63 आई कैप इंटू 10 स्क्वायर, और यूनिट क्या आएगी डियर स्टूडेंट्स आपकी न्यूटन पर कूलम। तो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वेक्टर फॉर्म, जहां पे दो चार्जेस दिए गए थे और एक पॉइंट पे क्या पूछा गया था आपको, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस क्वेश्चन डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट दिस क्वेश्चन डाउन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं इसमें, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़नी है किसके कारण, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, अभी तक हमने जो भी चर्चा की वो पॉइंट चार्जेस के लिए थी। पिछले सवाल में देख लो एक पॉइंट चार्ज x इज इक्वल टू 1 पे था, दूसरा पॉइंट चार्ज किस पे था आपका x इज इक्वल टू 4, तो वो क्या थे आपके पॉइंट चार्ज। मैं आपको कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सपोज मैंने एक लाइन चार्ज माना, क्या माना मैंने, एक लाइन चार्ज। अब इस लाइन चार्ज में देखो एक पॉइंट चार्ज बिल्कुल यहाँ, एक पॉइंट चार्ज बिल्कुल यहाँ, फिर एक पॉइंट चार्ज यहाँ 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 यहाँ, इस प्रकार से इस लाइन पे कितने पॉइंट चार्ज हो सकते हैं आपके, अनगिनत पॉइंट चार्ज हो सकते हैं। यानी कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि हम अनगिनत पॉइंट चार्जेस की ही चर्चा करने वाले हैं, और जब भी अनगिनत पॉइंट चार्ज या अनगिनत कुछ भी आए तो आपको इंटीग्रेशन की सहायता लेनी पड़ेगी, है ना। और एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सपोज ये रिंग है, रिंग कैसे, यहाँ एक पॉइंट चार्ज यहाँ एक पॉइंट चार्ज, ऐसे कर करके बहुत सारे पॉइंट चार्ज है, तो वो किस में आ जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किस में आ जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब होता क्या है, हमें तीन प्रकार के कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा करनी होती है। फर्स्ट वन, पहली चर्चा किसकी होती है आपकी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी करनी होती है भाई हमें, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, जब चार्ज आपका लेंथ में हो, किसमें हो, चार्ज आपका लेंथ में, मींस डोमिनेटिंग पैरामीटर क्या होगा वहां पे, लेंथ। फॉर एग्जांपल अभी मैंने दो एग्जांपल दिए, सपोज आपका एक लाइन चार्ज है, क्या आपका एक लाइन चार्ज, ऑब्वियसली नाम से ये यहाँ पे चार्ज किसमें आपका लेंथ में, तो ये क्या हो गया आपका लाइन चार्ज, चार्ज किसमें आपका लेंथ में, दैट इज, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। साथ में और एग्जांपल मैं दे दूं तो मान लीजिए सपोज रिंग है, रिंग में भी क्या होती है, लेंथ ही होती है, और कहीं तो मटेरियल है ही नहीं, तो लेंथ में ही सब कुछ है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, लेंथ में ही सब कुछ है, इसलिए जो रिंग है वो भी किसका एग्जांपल आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम डिफाइन करते हैं चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और वो चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होती है आपकी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा को हम क्या कहते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज मतलब मान लीजिए डी क्यू, और लेंथ मान लीजिए कितनी हो गई आपकी डी एल, तो डेट इज डिफाइंड एज लैम्डा, है ना। सेकंड देखिए, सेकंड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमारा, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या था अपना, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब देखिए, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो अरेंजमेंट जहां पे चार्ज किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो आपका एरिया के अंदर। इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपके पास एक डिस्क है, क्या आपकी डिस्क, डिस्क में मटेरियल अंदर ये भरा हुआ होता है, चार्ज पूरी डिस्क में हो सकता है, तो इट रिप्रेजेंट्स द एरिया। तो एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक एग्जांपल तो किसका हो गया आपका, डिस्क का। सेकंड आपका जो होलो स्फीयर है, देखिए अंदर कोई मटेरियल नहीं है, बाहर सरफेस पे ही है, तो सरफेस के लिए तो क्या होता है अपना सरफेस एरिया। तो जो आपका होलो स्फीयर है वो भी किसके अंदर आता है आपका एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसमें आता है आपका होलो स्फीयर एरिया चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर देखिए एक बात याद रखिए, अगर आपका सॉलिड स्फीयर है कंडक्टिंग इन नेचर, ये बात आगे मैं प्रूव करूंगा, अभी तो आपको याद ही रखनी है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूम तो आएगी, बट कंडक्टिंग होने के कारण सारा का सारा चार्ज कहां पे चल जाएगा, आपका सरफेस पे चला जाएगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम मैटर ही नहीं करती, क्या मैटर करती है, आपका एरिया। तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूम है, बट कंडक्टिंग होने के कारण सारा का सारा चार्ज कहां पे चल जाएगा, आपका सरफेस पे, इसलिए वॉल्यूम आपकी मैटर नहीं करेगी। तो एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे हम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं सिग्मा। वो सिग्मा किसके बराबर होती है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज मान लीजिए डी क्यू और एरिया मान लीजिए सपोज डी ए। तो ये क्या हो गया भाई आपका एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट क्या होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी फिगर्स आ सकते हैं जिनके पास क्या हो आपकी वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल अगर आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, क्या आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सारे नॉन कंडक्टिंग है जो मैं नाम ले रहा हूं, सारे नॉन कंडक्टिंग होने चाहिए। नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर हो, चाहे सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एल, है ना। नॉन कंडक्टिंग आपका सॉलिड कौन हो, वो सारी अरेंजमेंट्स किसमें आएंगे, आपकी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उनके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, रो का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मान लीजिए चार्ज हो गया आपका डी क्यू और वॉल्यूम कितनी होगी आपकी डी वी। अब देखिए एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन चार्ज इज इंपॉर्टेंट। वैसे तो सब कुछ हम आपको पढ़ाने वाले हैं, पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दिस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिया गया ऑन द लाइन चार्ज। बाकी सबका डिस्कशन आपको मिलेगा इन द एडवांस्ड लेक्चर जो इस लेक्चर के बाद आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। मैं इरेज कर रहा हूं, चलिए। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं ऑन द लाइन चार्ज। किसका डिस्कशन कर रहे हैं, ऑन द लाइन चार्ज। लीनियर चार्ज डेंसिटी मैं लैम्डा मान के चल रहा हूं, डेट इज द यूनिफॉर्म इन नेचर। देखिए यहां पे कुछ बातें काफी समझने की है। क्या है वो बातें, आप सबसे पहले तो ये समझिए कुछ केसेस में क्या होगा कि आपको वेक्टर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना पड़ेगा, पर कुछ केसेस में आपको रिजोल्व नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए होगा क्या, जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज ये माना, और मान लीजिए सपोज इस पे कैसा चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे मेरे को निकालनी है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कुछ डाटा गिवन है वो मैं आपको दे दूंगा। समझने की बात क्या है वो समझिए। देखिए जब भी आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा आपको इंटीग्रेशन तो करना है ही, और इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहला स्टेप होता है एक एलिमेंट चूज करना। क्या चूज करना है, एक एलिमेंट। लाइन चार्ज के लिए तरीका स्टैंडर्ड तरीका है, इसी तरीके से हम चूज करते हैं। आप क्या मानो कि इस चार्ज से मान लीजिए मैं एक्स डिस्टेंस पे गया, कितने डिस्टेंस पे गया, एक्स डिस्टेंस पे, और वहां पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट मैंने ये कंसिडर किया जिसकी लेंथ मान लीजिए क्या आपकी डी एक्स। तो ये सबसे पहले मैंने क्या चूज कर लिया है, एलिमेंट। क्या चूज कर लिया, एलिमेंट। एक्स पे जाके डी एक्स लेंथ का एक क्या चूज कर लिया हमने, एलिमेंट। अब देखिए होगा क्या, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो तो मैं लिख ही दूंगा, मेरे को डायरेक्शन देखनी है। क्या देखनी है मेरे को, डायरेक्शन। अब इसके कारण जो डायरेक्शन है वो कहां जा रही होगी आपकी, अवे। कहां जा रही है आपकी, अवे। अच्छा अब और कोई एलिमेंट लीजिए, मान लीजिए अगर मैं ये एलिमेंट लेता इसके कारण भी डायरेक्शन कहां जाती, अवे। मैं ये एलिमेंट लेता इसके कारण भी डायरेक्शन कहां जाती, अवे। इन शॉर्ट हर एक एलिमेंट के कारण डायरेक्शन कहां जा रही है आपकी, अवे। मींस हर एक एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। आपको कंपोनेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा इंटीग्रेट कर पाएंगे, है ना, ये हम समझेंगे। अच्छा पर मान लीजिए सपोज मैंने इसको 90 डिग्री घुमा दिया, मान लीजिए मैंने इसी लीनियर चार्ज को
इस प्रकार से रख दिया, इसी लीनियर चार्ज को मान लीजिए मैंने इस प्रकार से रख दिया, और यहां पे क्या निकालना चाह रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो होगा क्या, फिर से मेरे को एलिमेंट तो मानना पड़ेगा, वो तो मान लेंगे, बट इस एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर की तरफ। चलिए और कोई एलिमेंट माना, उस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर की तरफ। कहने का क्या मतलब, हर एक एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डिफरेंट डायरेक्शन आ रही है। अब डिफरेंट डायरेक्शन आएगी तो सबसे पहले मैं कंपोनेंट्स लूंगा और उसके बाद क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन। कहने का क्या मतलब, सपोज मान लीजिए ये हो गया आपका स्मॉल सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीई, तो क्या करेंगे, मान लीजिए थीटा एंगल मानेंगे, इसका एक एक्स कंपोनेंट कितना हो गया डीई कोस थीटा, और वाई कंपोनेंट कितना हो गया आपका डीई साइन थीटा। कंपोनेंट्स लेने के बाद एक्स कंपोनेंट को अलग से इंटीग्रेट करेंगे और वाई कंपोनेंट को अलग से इंटीग्रेट करेंगे। तो कई बार आपको कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे और कई बार आपको कंपोनेंट्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंपोनेंट्स कब नहीं लेने, जब आपकी डिफरेंट एलिमेंट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो कोई कंपोनेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। बट जब डिफरेंट कंपोनेंट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो उस केस में आपको कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। एक आप एक्स कंपोनेंट लीजिए और एक क्या कंपोनेंट लीजिए आप वाई। चलिए सबसे पहले मैं ये सिंपल प्रॉब्लम डिस्कस कर देता हूं। देखिए एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, वो क्वेश्चन समझ लीजिए चाहे आप कुछ समझ लीजिए। मान लीजिए सपोज आपको एक लाइन चार्ज दिया गया है और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी भी गिवन है। मान लीजिए चार्ज है इस पे प्लस और लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है डियर स्टूडेंट्स आपको लैम्डा, और इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इसकी लेंथ है एल और ये डिस्टेंस कितना आपका डी। अब देखिए कैसे हम निकाल सकते हैं वो समझने की बात है। मैंने क्या किया, मैंने वही अप्रोच अपनाई है। मैं एक्स डिस्टेंस पे गया, कितने डिस्टेंस पे गया एक्स, और वहां जाके ये देखो एक्चुअल में एलिमेंट आपका काफी स्मॉल है बट आपको समझ में आया इसलिए मैंने बड़ा दिखा दिया। इसकी लेंथ मान ली डी एक्स और इस पे चार्ज कितना हो गया आपका डी क्यू। सबसे पहली बात मैंने आपको लैम्डा डिफाइन करना बताया था। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं एलिमेंट को कंसिडर करूं तो एलिमेंट पे चार्ज हो गया डी क्यू और एलिमेंट की लेंथ कितनी हो गई आपकी डी एक्स। या फिर अगर मैं पूरी रोड को कंसिडर करूं तो पूरी रोड पे, चलिए हम लैम्डा की टर्म में कर लेते हैं, या मान लीजिए पूरी रोड पे चार्ज आपका क्यू, कितना चार्ज आपका क्यू। तो पूरी रोड के लिए करेंगे तो चार्ज हो गया क्यू बाय लेंथ कितनी हो गई आपकी एल। यहां से मैं डी क्यू को क्या लिख सकता हूं, कितना आ गया भाई आपका क्यू बाय एल इंटू डी एक्स। चलिए अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक, देखिए ये चार्ज आपका वेरी वेरी स्मॉल है, डी क्यू का मतलब क्या होता है वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, तो उसके कारण जो आपका फील्ड आएगा डेट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तो वेरी वेरी स्मॉल तो मान लीजिए कितना फील्ड आ गया आपका डी ई। देखिए क्या मैं इस डी की वैल्यू लिख सकता हूं, हाँ इसकी तो हम जानते हैं, अगर छोटा सा पॉइंट चार्ज हो तो हम लिख सकते हैं के चार्ज, चार्ज कितना है डी क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। भाई इस चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना माना आपने एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ गया आपका डी ई। चलिए भाई थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। डी ई बराबर के डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू कितनी है भाई आपकी क्यू बाय एल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कीजिए, क्या कीजिए दोनों तरफ आप इंटीग्रेट। यहां आपको लिमिट्स लगानी पड़ेगी। लिमिट कैसे लगाएंगे, देखिए जो सबसे लेफ्ट का एलिमेंट है वो यहां पे आ रहा है, इससे इधर कोई एलिमेंट है ही नहीं। सबसे लेफ्ट का एलिमेंट यहां पे आ रहा है जिसका डिस्टेंस कितना है आपका डी, और सबसे राइट का एलिमेंट सॉरी इधर की तरफ आ रहा है, उसका डिस्टेंस कितना है भी आपका डी प्लस एल। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां करना आपको, डी से डी प्लस एल। फिर से सुन लीजिए, सबसे लेफ्ट का एलिमेंट यहां पे आ रहा है जिसका डिस्टेंस क्या आपका डी, सबसे राइट का एलिमेंट यहां पे आ रहा है जिसका डिस्टेंस कितना आपका डी प्लस एल। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन डी ई सिंपली क्या हो गया आपका ई। देखिए जो कांस्टेंट उसको बाहर लीजिए, के कांस्टेंट बाहर लिया, कैपिटल क्यू कांस्टेंट बाहर लिया, एल कांस्टेंट बाहर लिया, क्या बच गया आपका इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां आपकी डी से लेके डी प्लस एल। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका के क्यू बाय एल। इसको इंटीग्रेट कीजिए। देखिए जिन स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन इसका मालूम नहीं है मैं उसको समझा देता हूं। डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, एक्स को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा
एक्स की पावर -2 dx। अब देखिए क्या करना आपको, इंटीग्रेशन का रूल है, पावर को 1 से इंक्रीज कीजिए और उसी पावर से डिवाइड कीजिए। तो पावर को 1 से इंक्रीज करोगे तो कितना हो गया आपका -1, और उसी पावर से डिवाइड करोगे तो -1, तो ये कितना आ गया आपका -1/x। तो इंटीग्रेशन dx/x² क्या हो गया भाई आपका -1/x। कहां से कहां, d से लेके d+l, ये माइनस को तो मैं बाहर ले रहा हूं, तो -kq/l क्या बच गया 1/x, कहां से कहां d से लेके d+l। चलिए सोल्व करते हैं आगे। लिमिट पुट कीजिए -kq/l, पहले हम हाइयर लिमिट पुट करेंगे तो 1/d+l माइनस लोअर लिमिट 1/d, है ना। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सोल्व कर रहा हूं, तो kq/l, ये एलसीएम लेने के पे d+l, और इनटू में क्या बचेगा आपका l से l कैंसिल, तो ये कितना आएगा आपका kq/d d+l। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस d अपार्ट फ्रॉम ए लाइन चार्ज, जिसपे चार्ज है q, लेंथ l, फॉर्मूला क्या आ रहा है kq/d d+l। डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोसीड करते हैं टू आवर नेक्स्ट केस ऑफ लाइन चार्ज। जो मैंने बताया था कि 90 डिग्री घुमा के अगर हम रख दें तो क्या होने वाला है। तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए मान लीजिए सपोज ये आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसको हम लैम्डा की टर्म में करेंगे। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। देखिए ये थोड़ा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, हो सकता है आपको टिपिकल लगे, पर मेरी गारंटी अगर ध्यान से सुनोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, पक्का आपको समझ में आएगा। थोड़ा टिपिकल लग सकता है, हो सकता है कुछ डिफरेंशिएशन की चीजें आपने ना पढ़ी हो, तो जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको मैं बताऊंगा भी क्या डिफरेंशिएशन है उसमें। देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो गई आपकी लैम्डा, मतलब ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। मैंने यहां पे कोई पॉइंट लिया जिसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नोट दिस पॉइंट, मेरे को यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। लाइन चार्ज डेंसिटी से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, डी। अब एक बात और गिवन है कि ये वाला कोना है ना, ये वाला कोना इस पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है आपका θ1, और ये वाला कोना इस पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है आपका θ2, है ना। और यहां पे मेरे को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। तो देखिए सबसे कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, मैं एक्स कंपोनेंट निकालने जा रहा हूं। पहले क्या निकालने जा रहा हूं मैं, एक्स कंपोनेंट। तो लिसन केयरफुली कैसे हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया कि मैं इस सेंटर से मान लीजिए सपोज कुछ डिस्टेंस ऊपर गया, मैं कितने डिस्टेंस ऊपर गया यहां से, अगेन मैं मान लीजिए सपोज एक्स डिस्टेंस ऊपर गया, और वहां जाके मैंने एक छोटू सा एलिमेंट कंसिडर किया जिसकी लेंथ कितनी है dx, आपको समझ में आया इसलिए बड़ा सा दिखाया गया है, जिसका यहां से ये डिस्टेंस मान लीजिए कितना है r, और ये एंगल कितना बन रहा है डियर स्टूडेंट्स आपका थीटा, है ना। अब देखिए होगा क्या, यहां पे ये छोटा सा एलिमेंट है, लेंथ स्मॉल है तो चार्ज भी स्मॉल होगा। चार्ज कितना मान लिया मैंने dq। अच्छा एक बात तो हम समझ चुके हैं कि लैम्डा क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज आपका dq और लेंथ कितनी होगी आपकी dx, तो लैम्डा क्या हो गया भाई आपका dq/dx। चलिए इसको अगर हम और ध्यानपूर्वक समझना चाहे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे इस एलिमेंट के कारण, देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है dE वो इधर की तरफ आ गई आपकी, है ना। अब देखिए ये एंगल थीटा है तो इधर का एंगल भी क्या होगा थीटा। तो डी का इधर कंपोनेंट क्या ले लिया मैंने, डीई कोस थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या ले लिया मैंने, डीई साइन थीटा।
अब मेरा x कंपोनेंट डीई कोस थीटा और y कंपोनेंट कितना आ गया मेरा डीई साइन थीटा। अब x कंपोनेंट निकालने के लिए मेरे को डीई कोस थीटा को इंटीग्रेट करना है और y कंपोनेंट निकालने के लिए मेरे को डीई साइन थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, अगर मैं x कंपोनेंट निकालना चाहूं तो यहां से स्टार्ट करते हैं ई एक्स। मेरे को किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा भाई x। देखिए ये मान लीजिए सपोज मैंने x एक्सिस है और ये मान लीजिए सपोज अपना y एक्सिस। तो x कंपोनेंट निकालने के लिए मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा डीई कोस थीटा। चलिए उसके आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे डीई की वैल्यू लिखते हैं, क्या होती है भाई k, चार्ज कितना माने डी क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। देखिए इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस कितना है r, तो ये आ गया आपका आर स्क्वायर और ये क्या आ गया आपका कोस थीटा। अच्छा डी क्यू की वैल्यू मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, लैम्डा इंटू डी एक्स। तो कितना आ जाएगा आपका ई एक्स इज इक्वल टू, के तो कांस्टेंट है बाहर लिया, इंटीग्रेशन डी क्यू कितना है डी स्टूडेंट्स, लैम्डा डी एक्स बाई आर स्क्वायर कोस थीटा। अच्छा लैम्डा भी कांस्टेंट है तो हमने बाहर लिया, तो के लैम्डा इंटीग्रेशन डी एक्स बाई आर स्क्वायर कोस थीटा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखो x भी लगातार चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हम एलिमेंट को चेंज करेंगे हमारा x चेंज हो जाएगा, r भी लगातार चेंज हो रहा है, एलिमेंट को चेंज करेंगे तो r भी क्या हो जाएगा चेंज, और थीटा तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है आपका चेंज। तो मेरे पास इंटीग्रेशन में 3 वेरिएबल आए, x भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है। मेरा टारगेट क्या है, मैं इन सभी को थीटा में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो कैसे हम थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं वो इधर देखिए। सबसे पहले ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, इसमें सबसे पहले आप निकालिए कोस थीटा। क्या निकालना आपको, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है भाई, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर, बेस हो गया d और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया r, इसको इधर ले जाइए तो r कितना आ गया d बाय कोस थीटा। कोस थीटा नीचे गया तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, d सेक थीटा। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका सेक। तो पहले तो मैंने r को कन्वर्ट कर लिया, कितना हो गया आपका d सेक थीटा। चलिए अब मैं dx को कन्वर्ट कर रहा हूं, वो थोड़ा समझने की जरूरत है। आप इस ट्रायंगल में टेन थीटा निकालिए, क्या निकालिए आप टेन थीटा। वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब कितना हो गया आपका x बाय डी। डी को इधर ले जाइए तो x कितना आ गया भाई आपका d टेन थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय डी थीटा। इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, यही नोट पॉइंट है। ये जो मेडिकल के बच्चे वो कृपया याद रखिए, नॉन मेडिकल वाले डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। ये डी तो कांस्टेंट एज इट इज, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब dx क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो d सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा। तो मैंने r को भी कन्वर्ट कर लिया और मैंने dx को भी कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं यहां पे सिंपली वैल्यूज पुट कर सकता हूं, तो कितना आएगा देखिए आपका ई एक्स इज इक्वल टू, देखिए के लैम्डा तो ऑलरेडी आपका कांस्टेंट है, के लैम्डा डी एक्स बाई आर स्क्वायर। देखिए डी एक्स की वैल्यू लिखिए कितनी है, डी सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये किसकी वैल्यू होगी आपकी डी एक्स बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना आएगा भाई आपका डी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। इंटू में क्या बचा भैया आपका, थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, इंटू में क्या बचा आपका कॉस थीटा। चलिए सोल्व करते हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा से सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या हो गया कैंसिल, एक डी से एक डी क्या हो गया कैंसिल। तो ये आएगा आपका के लैम्डा बाई डी इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा, है ना। अब मेरे को इस पे क्या लगानी पड़ेगी, लिमिट्स। लिमिट्स कैसे लगाएंगे वो समझिए। देखिए सबसे नीचे का एलिमेंट कितने एंगल पे आपका थीटा टू, जो आपकी परपेंडिकुलर लाइनों से कितना एंगल बना है थीटा टू, और जो सबसे ऊपर का पॉइंट है उसका एंगल कितना है थीटा वन। देखिए डायरेक्शन डिफरेंट है, नीचे की डायरेक्शन अलग है, ऊपर की डायरेक्शन अलग है, इसलिए नीचे की डायरेक्शन को मैंने माइनस माना और ऊपर की डायरेक्शन को मैंने प्लस माना। तो नीचे की लिमिट क्या होगी आपकी माइनस थीटा टू, ऊपर की डायरेक्शन मैंने प्लस मानी है तो ये क्या होगी आपकी प्लस थीटा वन। चलिए सोल्व करते हैं। के लैम्डा बाय डी, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, और लिमिट पुट करने के बाद डियर स्टूडेंट्स यू विल गेट द आंसर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। तो ये क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स आपका एक्स कंपोनेंट के लैम्डा बाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। देखिए बहुत सारी चीजें नई चीजें हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि हर कंपोनेंट की डायरेक्शन डिफरेंट होने वाली थी, इसलिए
मैंने रिजोल्व किया एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट आया डी कोस थीटा, उसको इंटीग्रेट किया। यहाँ पे 3 वेरिएबल आए डी एक्स, आर और थीटा। तो सबसे पहले आर को कन्वर्ट किया थीटा में, फिर मैंने डी एक्स को कन्वर्ट किया थीटा में, और उसके बाद वैल्यूज पुट की है। तो मेरा एक्स कंपोनेंट कितना आ रहा है, के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड नोट दिस डाउन। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने y कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना है डी ई साइन थीटा। देखिए डिफरेंस क्या आएगा, केवल यहाँ पे देखिए ये कोस थीटा था, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, बस कोस की जगह क्या हो जाएगा, साइन। ओके स्टूडेंट, चलिए प्लीज पॉज दिस एंड नोट दिस डाउन। हो गया होगा। आई एम गोइंग टू इरेज। देखिए y कंपोनेंट और निकाल लेते हैं, x कंपोनेंट तो हमने सीख लिया। मैंने आपको पहले बता दिया था भाई y कंपोनेंट क्या था, कि ऐसे था आपका, इधर था आपका डी ई कोस थीटा और इधर क्या था आपका डी ई साइन थीटा, नेगेटिव y में था ना। तो मैं y कंपोनेंट कैसे निकालूंगा, इंटीग्रेट करना है पर किसको, माइनस डी ई साइन थीटा। आपको पूरा प्रोसीजर एज इट इज करना है, तो कितना आएगा, माइनस के लैम्डा बाय डी, लास्ट स्टेप ही चेंज होगा पिछले वाले से, साइन थीटा, और लिमिट क्या थी आपकी डी थीटा माइनस थीटा 2 से थीटा 1। चलिए इसको सोल्व करते हैं। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस, तो के लैम्डा बाय डी कोस थीटा माइनस थीटा 2 से कहा आपका थीटा 1। तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका, के लैम्डा बाय डी, हायर लिमिट आ गया कोस थीटा 1 माइनस लोअर लिमिट कोस माइनस थीटा 2। याद रखिए कोस माइनस थीटा 2 कोस थीटा 2 के बराबर ही होता है, तो कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये क्या कंपोनेंट आ गया आपका, y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट आया डियर स्टूडेंट्स के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और y कंपोनेंट आया आपका के लैम्डा बाय डी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। पॉज द वीडियो, नोट दिस डाउन। आई एम गोइंग टू इरेज। मैं समराइज कर देता हूं रिजल्ट को इसी फिगर में। तो देखिए समराइज कैसे कर सकते हैं, हमारे पास दो कंपोनेंट आए, इधर आया ई एक्स जिसका फॉर्मूला क्या है भाई, के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और यहां पे हमारे पास कंपोनेंट आया ई वाई, क्या फॉर्मूला है भाई आपका, के लैम्डा बाय डी इंटू कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो आपको ये फॉर्मूले का डेरिवेशन भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए। आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो चीज़ पसंद आई वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने डीपीपी भी अपलोड की थी। थैंक यू वेरी मच।